हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए या जहाँ भी कहीं भी आपका जो स्पेशल टॉपिक और बाकी सभी जीएस के प्रश्न आते हैं उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए। इसमें आपको यूपी पुलिस के जितने भी स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं उन सभी स्पेशल टॉपिक के साथ साथ बाकी आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सभी से जो है एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न जो है लेकर आए हैं, जो आपके पूरे सिलेबस को एक साथ कंप्लीट करते हुए, रिवाइज करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो आकाश का रंग नीला है उसका नीला दिखाई देने का कारण मुख्य क्या होता है? क्या प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है या फिर प्रकाश का विवर्तन होता है? तो आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य कारण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश जो है किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन कहलाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात की जाए तो क्या मुंडको उपनिषद से लिया गया, कंठोपनिषद से लिया गया, ऐतरेय उपनिषद से लिया गया, फिर इनमें से किसी से भी नहीं लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द की बात की जाए तो भारत का आदर्श वाक्य है। इसको जो है राष्ट्रीय वाक्य जो नारा है सत्यमेव जयते, इसको किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको जो है मुंडको उपनिषद से जो है वो लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद का एक जो है उपखंड यानी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है इसके कौन से संशोधन के द्वारा? क्या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 1972 में जो है वह जोड़ा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति के संबंध की बात की जाए तो अंतरिक्ष अनुसंधान से है, मत्स्य उत्पादन यानी मछली पालन से है, या फिर नील की खेती से है, या फिर जल संरक्षण से है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो मत्स्य उत्पादन यानी मछली के पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। किससे है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली के पालन से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बजाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? क्या तबला है, सितार है, बांसुरी है या फिर शहनाई है? तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात की जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है वो बांसुरी वादन के लिए जो है वह प्रसिद्ध हैं। किसके वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? बांसुरी के लिए। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में जो है पाई जाती है? जो भारत अपना है प्यारा भारत में वो कौन सी प्रकार की जो मिट्टी है वो सबसे अधिक मात्रा यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी का है? क्या काली मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, लाल मिट्टी है या फिर लेटेराइट मृदा है? तो भारत के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मिट्टी की जो फैलाव की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है
कि जो नदियों के द्वारा काट कर लाए गए और छुपियों के द्वारा ये बनती है। ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। कैसी होती है? बांगर और खादर होती है। ये जो है उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जो लगभग 43% जो है आबादी इसमें निवास करती है। कितनी परसेंट आबादी? जलोढ़ मृदा में 43% आबादी जो है जलोढ़ मिट्टी पे जो है निवास करते हैं। बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें खेती जो है अत्यधिक मात्रा में देखने को किया जाता है। वही बात करें काली मिट्टी को जो रेंगुर मृदा भी कहते हैं। इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कपास की खेती अच्छी मात्रा में होती है। लाल मिट्टी जो है आपके दक्षिण भारत में जो है अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की बात की जाए तो क्या सन 2014 में, सन 2015 में, सन 2016 या फिर सन 2017 में किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है सन 2014 में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है या फिर नागालैंड है? तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे जो है ऋणात्मक वृद्धि किसमें हुई थी? तो नागालैंड में जो है ऋणात्मक वृद्धि -0.1% के आसपास जो है इसमें ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो गोवा में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जो आबादी निवास करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा जो है कब शुरू किया गया था? जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको भारत सरकार ने क्या 2014 में शुरू किया, 2015 में, 2017 में या फिर 2018 में? तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जाए तो इसको भारत सरकार के द्वारा सन 2015 में जो है वह शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या दूधा बेट्टा है, अनाई मुड़ी है, महेंद्रगिरी है या फिर गुरु शिखर है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अनाई मुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2995 किलोमीटर है। और दूधा बेट्टा जो है वह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2937 किलोमीटर है। वही बात करें गुरु शिखर तो गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू जो है राजस्थान में मंदिर है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1722 किलोमीटर जो है 1722 मीटर जो है वह ऊंचा है। यह सबसे पुराना जो है अरावली पर्वत की श्रृंखला है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में यूरेनियम के प्रसिद्ध खान जो हैं जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम के प्रसिद्ध खान जो है वह जादूगोड़ा की बात की जाए क्या छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, राजस्थान में अवस्थित है या फिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है? तो यूरेनियम के प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा की बात की जाए तो जादूगोड़ा आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो झारखंड राज्य में जो है जादूगोड़ा अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? अमीर खुसरो की जन्म की बात की जाए तो कि एटा पटियाली में हुआ था, कासगंज में हुआ था, आगरा में हुआ था, फिर इटावा में हुआ था। तो जो अमीर खुसरो हैं जिन्हें खड़ी बोली का जनक, जिनको तबला और सितार वादक जो है इसके जन्मदाता माना जाता है, उस अमीर खुसरो का जन्म की बात की जाए तो उस अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। कहाँ पर? कासगंज में हुआ था। जो पहले एटा कासगंज में ही पड़ता था, लेकिन अब कासगंज और एटा अलग हो गया तो कहाँ पर है? कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पुलिस महानिरीक्षक आईजी की रैंक के अधिकारी वाहन पर कितने स्टार होते हैं? वाहन जो हैं
अधिकारियों के वाहन पर कितने स्टार होते हैं, यानी जो उनके कंधे पर होता है आईजी के कंधे पर क्या 1 स्टार होता है, 2 स्टार होता है या फिर 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस महानिरीक्षक जो आईजी होते हैं उन रैंक के अधिकारियों के जो है कंधे पर वह 2 स्टार होता है। कितने स्टार होते हैं? तो 2 स्टार होता है आईजी के कंधे पर। कितने स्टार? 2 स्टार होता है और एक ऐसे शेर का निशान होता है। पुलिस महानिरीक्षक जो होते हैं उन अधिकारियों के रैंक की। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार को बात की जाए तो क्या 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को या फिर 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस की बात की जाए तो इसको 10 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 5 सितंबर को जो है वह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण की बात की जाए 1946 में, 1978 में, सन 2016 में या फिर उपरोक्त के सही यानी सभी में हुआ था। तो भारत में पहली बार यहाँ पूछा है ना, तो पहली बार विमुद्रीकरण की बात की जाए तो पहली बार विमुद्रीकरण जो है भारत में कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था और विमुद्रीकरण इन तीनों वर्षों में भी हुआ था। तो पहली बार की अगर बात की गई यहाँ पर तो ये 1946 हो जाएगा और जो विमुद्रीकरण इन तीनों वर्षों में भी हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश क्या भारत है, कनाडा है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है। तो जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहले देश की बात की जाए तो आपका फ्रांस जो है वो सबसे पहला देश है जो जीएसटी को लागू किया है। भारत ने कहाँ का जीएसटी मॉडल को लिया है? तो कनाडा के जीएसटी मॉडल को लिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता जो है इसके क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। वहीं बात करें खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के सर्वोच्च योगदान के लिए। वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस प्रश्न का कमेंट में आप लोग हमें आंसर जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वियतनाम की राजधानी क्या? जो वियतनाम है इसकी राजधानी क्या हनोई है, बैंकॉक है, सियोल है या फिर मनीला है। तो वियतनाम की राजधानी की बात की जाए तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई जो है वह वियतनाम की राजधानी है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस की बात की जाए 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर को। तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसी दिन जो है संविधान दिवस जो है सन 2016 से ही मनाना शुरू हुआ है। वहीं बात करें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रडार का जो है आविष्कार किसने किया था। तो रडार जो है इसका आविष्कार J.L. वेयर्ड ने किया था, रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था या फिर थॉमस एडिसन या फिर न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो जो है रडार इसकी आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक की बात की जाए कालिदास हैं, विष्णु शर्मा है, तुलसीदास है या फिर चाणक्य हैं। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा जो है इसके लेखक हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार
मुख्य मंत्रालय कौन सा है? जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है इसके लिए कौन सा मंत्रालय जो है वह जिम्मेदार है? रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है वह गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय क्या नई दिल्ली में है, ढाका में है, काठमांडू में है या फिर इस्लामाबाद में है? तो जो सार्क है इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय सार्क का कहाँ पर अवस्थित है? तो काठमांडू में इसका मुख्यालय अवस्थित है और इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? यानी 2023 जो है इसकी अध्यक्षता क्या ब्राज़ील ने की थी, भारत ने की थी, इंडोनेशिया ने या फिर अमेरिका ने? तो G20 जो शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की बात की जाए तो 2023 की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा जो है वो किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर रोम में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? जिनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 5 सदस्यों का जो सभी 5 संघ हैं उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका द हेग नीदरलैंड में जो है और मुख्यालय अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं को क्या कहा जाता है? जो सोशल मीडिया पर गलत सूचना प्रसारित की जाती हैं उसको ई-कॉमर्स कहते हैं, फेक न्यूज़ कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत सूचनाओं को जो है वो फेक न्यूज़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? फेक न्यूज़ उनको कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी के कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से प्रवेश करना क्या कहलाता है? स्पर्मिंग कहलाता है, हैकिंग कहलाता है, कोडिंग कहलाता है या फिर स्पैमिंग कहलाता है? तो किसी के कंप्यूटर सिस्टम में जो अवैध रूप से घुसना जो है हैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैकिंग जो है इसको कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं, जेन कुम है, वाटसन एक्टन है, डैग जोर्सी हैं या फिर लैरी पेज हैं? तो बात करें व्हाट्सएप जो है इसके संस्थापक कौन है? तो व्हाट्सएप के संस्थापक की बात की जाए तो जेन कुम और ब्रायन एक्टम है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं। लैरी पेज जो है एक्स जो था ट्विटर जो है उसका जो पहले जो नीली चिड़िया थी उसको लैरी कहा जाता था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर मेला क्या मथुरा में लगता है, आगरा में, मेरठ में या फिर कानपुर में? तो बटेश्वर मेला की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो है कौन से जनपद में जो है बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो आगरा में जो है बटेश्वर मेला जो है लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद का मुख्यालय लखनऊ है, प्रयागराज, वाराणसी या फिर मेरठ में है? तो उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के मुख्यालय की बात की जाए तो आपके कहाँ पर है? प्रयागराज में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस थानों का नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस थानों का नियंत्रण जो है क्या दरोगा के हाथ में होता है, थानाध्यक्ष के हाथ में होता है, सिपाही के हाथ में होता है, फिर हेड कांस्टेबल के हाथ में होता है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों का नियंत्रण जो है वो किनके हाथ में होता है? तो थानाध्यक्ष जो है उनके हाथों में थानों का नियंत्रण होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या बाढ़ नियंत्रण से है, दुग्ध उत्पादन से है, सिंचाई विस्तार से या फिर मछली पालन से है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसके संबंध की बात की जाए तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है?
तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो ये कहाँ पर अवस्थित है, आपको ये बताना है। क्या लक्षद्वीप में है, बैरन द्वीप अंडमान में है, निकोबार में या फिर गोवा में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो बैरन द्वीप जो है अंडमान में जो है अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, 14 सितंबर को, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस जो है वह 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या फिर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो आपके साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला जो है पुरस्कार है। आप लोग कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में होमवर्क के तौर पर बताइएगा। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।